नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गवीश द्विवेदी। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने 4 परियोजनाओं का भी किया उद्घाटन और रखा शिलान्यास। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था लगातार हो रही है मजबूत। विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफ्को किसानों के कल्याण और विकास के लिए है प्रतिबद्ध। इफ्को करेगा 2500 ड्रोन्स की खरीद, 5000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद मिलेट्स को दे रहा है बढ़ावा। दुनिया भर के देशों में श्री अन्न की बढ़ रही है मांग, किसानों को होगा फायदा। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान में किसान जवान विज्ञान मेले का किया शुभारंभ। राज्य मंत्री ने कहा, ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देना संस्थान का है मुख्य उद्देश्य। मेले में ड्रोन का भी किया गया है प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इसी के साथ 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का मुंबई के MMRDA मैदान में आगाज हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दौरान 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसमें 18,800 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में 4,500 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से निर्मित होने वाले टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक रोडमैप अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने समुद्री क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय साझेदारी के लिए 7 लाख करोड़ से अधिक के 300 से अधिक समझौते समर्पित किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत नौवहन के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन्हीं प्रयासों के जरिए हम अगले 25 साल में देश को विकसित बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और दुनिया भारत को नई आकांक्षा की नज़र से देख रही है। दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है और इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। आर्थिक संकट से घिरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक पावर में उसमें से एक होगा। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान गोरापड़ाव में सोमवार को हीरक जयंती के अवसर पर किसान जवान विज्ञान मेला का शुभारंभ किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि ये अनुसंधान, विकास, सुविधाएं और उत्पाद भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रदर्शित करते हैं। राज्य मंत्री ने कहा कि ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देना संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज लोग रासायनिक उत्पादों को पसंद नहीं कर रहे हैं। डिबेर संस्थान केमिकल रहित उर्वरकों का प्रयोग करके उत्पादन किए जा रहे हैं, जिसमें बीमारियों का खतरा नहीं होता है। प्रदर्शनी में जैविक खेती, प्रौद्योगिकी गहन खेती, सौर ऊर्जा, हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शनी स्टॉल प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए गए हैं। मेले के दौरान DIBER ने बेहतर पैदावार करने वाले गुणवत्ता वाले बीज, पौधे और फलदार पौधे भी वितरित किए। मेले में ड्रोन का भी प्रदर्शन किया गया।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लगभग 290 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उपराज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि यह अनंतनाग जिले की आर्थिक और सामाजिक प्रगति की राह में एक और मील का पत्थर है। आज स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति और शहरी विकास क्षेत्रों में लोगों को समर्पित कई परियोजनाएं समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाएंगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर हमारा ध्यान लोगों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा और जिले की विकास कहानी को पुनर्जीवित करेगा। उपराज्यपाल द्वारा 124.17 करोड़ रुपए की जिन 37 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, उनमें जल शक्ति की 29 परियोजनाएं, पहलगाम के मुख्य बाजार का सौंदर्यीकरण, बॉयज़ डिग्री कॉलेज खानबल में बहुमंजिलीय इमारत और डिग्री कॉलेज बिजबेहरा में शैक्षणिक ब्लॉक और अतिरिक्त कक्षा कक्ष, टाउन हॉल परिसर, MC काजीगुंड में कार्यालय परिसर, रूहू में ब्लॉक कार्यालय भवन और कंगन हॉल में फुटब्रिज, NTPHC के हरिबल जिले में स्वस्थ परियोजना और सड़कों के उन्नयन शामिल हैं। 166.56 करोड़ रुपए की लागत वाली जिन 39 परियोजनाओं की आधारशिला उपराज्यपाल ने रखी, उनमें ग्रामीण विकास विभाग की 20 परियोजनाएं शामिल हैं। मत्स्य पालन की 4 परियोजनाएं, पहलगाम में नदी तट पर मनोरंजन स्थल का विकास, नगरवन, मुंजदान, महिंद और सिलगिम तंत्रायपोरा, इमू सुंडू, ब्रेड इखराजपोरा और शुमहाल हसनूर में जल आपूर्ति योजनाएं शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों से पराली जलाने की नौबत पर जानकारी लेने वाले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसानों से जानकारी लेंगे कि पराली जलाने की नौबत क्यों आई है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें समझाएंगे और अगर वे नहीं मानते हैं तो सख्ती करेंगे। धान की खरीद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के साथ सरकार खड़ी है। उन्होंने कहा कि किसानों के एक एक दाने को सरकार खरीदने का काम करेगी। सबको बराबर मिल जाए तो जितनी अनुमान होता है उस अनुमान के हिसाब से उसका कोटा तय किया जाता है। अनुमान के हिसाब से प्रोक्योरमेंट अगर हो रही है या ज़्यादा हो रही है तो उनका भी बढ़ा सकते हैं, या जिन जिलों में अभी कम प्रोक्योरमेंट हुई है उन जिलों में डाइवर्ट भी कर सकते हैं। हम किसान की तकलीफ में हर समय उसके साथ खड़े हैं और किसान के बारे में जो बिक्री का विषय है, कुछ लोगों ने बताया कि फसल ज़्यादा है, तो हम ये भी विश्वास दिलाते हैं कि उसका एक एक दाना ये खरीदा जाएगा। और हमने तो जिन किसानों की फसल ज़्यादा है उनका जो लिमिट है, जो अभी 30 क्विंटल प्लस 10% था, उसको 35 क्विंटल प्लस 10% करने जा रहे हैं, ताकि ऐसे किसान अपनी फसल को पूरे का पूरा बेच सकें, एक भी दाना किसी का बचने नहीं देंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा की नहरों की रीमॉडलिंग के लिए निर्देश दिए हैं। दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवश्यकता अनुसार सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की फीडर नहरों और माइनरों की रीमॉडलिंग तथा रिहैबिलिटेशन की जाए, ताकि सिंचाई का पानी टेल तक पहुंच सके और अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके। चंडीगढ़ में जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उप मुख्यमंत्री ने नहरों, फीडरों एवं माइनरों की सफाई तथा टेल पर पानी न पहुंचने के कारणों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य की सीमा में पड़ने वाली इस फीडर की रिमॉडलिंग तथा रिहैबिलिटेशन करने के लिए राजस्थान सरकार को भी पत्र लिखा जाएगा। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत कार्यरत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा श्री अन्न एक मूल्यवर्धित पौष्टिक अथवा भ्रांति आहार विषय को लेकर एक राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में देश भर से आए 60,000 प्रतियोगी बच्चों में से 36 चयनित बच्चों ने भाग लिया और पोषक अनाजों को बढ़ावा देने के बारे में अपनी राय रखी। देखते हैं OP यादव की ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा श्री अन्न एक मूल्य वर्धित पौष्टिक अथवा भ्रांति आहार विषय को लेकर एक राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में भाग लेने आई संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव मुग्धा सिन्हा ने कहा कि विविधताओं से युक्त भारत के हर राज्य में अलग अलग श्री अन्न उगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पोषक अनाजों को बढ़ावा देने में बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर देश के कोने में मिलेट्स का अलग प्रकार है ना।
वो कैसे खाद्यान्न में इस्तेमाल होता है, लोग खा रहे हैं या वो भी डाइंग फूड हो गया है ना, तो इन सब पे एक फोकस आएगा। संगोष्ठी में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के निदेशक एन रामदास अय्यर ने कहा कि संगोष्ठी में देश भर के 60,000 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिनमें से चुनिंदा 36 छात्र छात्राओं का चयन हुआ। चयनित बच्चों ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के बारे में अपने अपने विचार रखे। अलग अलग टॉपिक्स लेके पिछले 42 साल से हम ये करते आ रहे हैं। तो इस साल का टॉपिक है मिलेट्स, सुपर फूड्स है या एक डाइट फैड है। राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी में भाग लेने आए विशेषज्ञों ने मिलेट्स की महत्ता को रेखांकित किया। मेधावी बच्चों ने मिलेट्स जागरूकता के लिहाज से इस संगोष्ठी को बेहद महत्वपूर्ण बताया। मैं गोवा से हूँ और मिलेट्स एक फूड आइटम है जो हमें अभी हमारे डाइट में ऐड करना चाहिए। इट इज़ वेरी न्यूट्रिशनल, हमारे बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है वो। संगोष्ठी में आए अन्य बच्चों ने भी पोषक गुणवत्ता के लिहाज से श्री अन्न को बेहतरीन खाद्यान्न कहा। अब जब मैंने इसमें पार्टिसिपेट करके इतने सारे बेनिफिट्स जाने हैं मिलेट्स के बारे में कि अब जब भी मैं मेरी दादी के घर जाऊंगी मैं ज़रूर उनसे खुद ही बोलूँगी कि मेरे को बना के दें। बदलती जीवन शैली के बीच सेहत के लिए प्रतिभागी बच्चों ने पोषक अनाजों को बेहतर विकल्प बताया। ये संगोष्ठी बहुत फायदेमंद है क्योंकि बच्चों से ही ये जो मिलेट का आइडिया है ये सोसाइटी में स्प्रेड होगा। जब बच्चे ही इसको समझेंगे और दूसरों को समझाएंगे तो एक जागरूकता आएगी और एक रिवॉल्यूशन आएगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM हर साल वार्षिक छात्र विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन करता है। संगोष्ठी का उद्देश्य युवा छात्रों के मन में वैज्ञानिक सोच और विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति की भावना पैदा करना है। श्री अन्न एक मूल्यवर्धित पौष्टिक या भ्रांति आहार, इसी थीम को लेकर राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में भाग लेने आए देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बच्चों ने न केवल श्री अन्न के महत्व को रेखांकित किया बल्कि पौष्टिकता के आधार पर स्वस्थ और सेहतमंद रहने के लिए इसको अपनी भोजन की थाली में शामिल करने का प्रण भी लिया। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल ठाकुर और संजीव के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने के क्रम में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने विदेशों में श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए सार्थक पहल की है। ICCR द्वारा भारतीय खाने को विदेशों में बढ़ावा देने वाले रेस्टोरेंट को अन्नपूर्ण प्रमाण पत्र देकर भारतीय खाद्य संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया है। इस विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया और इसी क्रम में भारत के सभी मंत्रालय पोषक अनाजों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और इसी संदर्भ में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का महत्वपूर्ण योगदान है। इस विषय पर बात करने के लिए संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे हमारे साथ मौजूद है। सर, अगर बात करें भारत की संस्कृति, खान पान, रहन सहन, इन चीज़ों से ही देश दुनिया में जानी जाती है, तो अगर श्री अन्न की बात करें, पोषक अनाज वर्ष है, तो उसमें ICCR का किस तरह का योगदान रहा? देखिए, श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए अभी G20 में भी जो कार्यक्रम हुए उसमें भी हम भी अपने जो इंटरनल कार्यक्रम होते हैं उसमें श्री अन्न को बढ़ावा दे रहे हैं। मगर ये जो अन्नपूर्णा कार्यक्रम है उसमें जो हमने छानबीन की, जो हमारे पास एप्लीकेशन आए थे, उसमें भी कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिन्होंने मिलेट ओरिएंटेड डिशेस नई बनाई, रचना की और उनको प्रचारित भी किया। तो एक दृष्टि से हम अपनी पद्धति से इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स को और उसके मैसेज को भारतीय खाद्य संस्कृति के माध्यम से आगे ले जाने की एक छोटी कोशिश कर रहे हैं। हम मानते हैं कि जीवन शैली से जुड़े सारे जो चुनौतियों से भरे हुए विषय है हमारे स्वास्थ्य को लेकर, उसमें निश्चित रूप में भारतीय खाद्य संस्कृति अपनी पद्धति से समाधान की ओर ले जा सकती है पूरी दुनिया को, और उस दृष्टि से ये अवार्ड और ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। देखने आ रहा है जिस तरह से दुनिया सिमटती जा रही है, रसोई की दूरियां भी कम हो रही है और जो भारतीय खाद्यान्न है उनको लेकर वैश्विक जगत का रुझान बढ़ा है। पश्चिम के देश भी इस पर तेज़ी से आकर्षित हो रहे हैं। तो आप पूरी दुनिया घूमते हैं, देखते हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। लोगों को ये लगने लगा है कि भारतीय खाद्य संस्कृति में केवल स्वाद नहीं है मगर पोषण के तत्व हैं। अब तक तो स्पाइसी करके बोला जाता था और भारतीय मसालों की ज़्यादा चर्चा होती थी, मगर पोषण मूल्यों की चर्चा की ओर विश्व समुदाय का मन
और ध्यान आकर्षण करने में मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए भारतीय अन्न को जो भी याद करेगा वो केवल स्वाद के लिए नहीं करेगा, पोषण मूल्यों के लिए भी करेगा। ये मैं मानता हूं कि इसकी उपलब्धि हो सकती है। आपने जिक्र भी किया कि संस्कृति कल्चर एक कल्चरल प्रोग्राम नहीं है, भारत की विविधता में एकता के दर्शन है और अलग अलग माध्यमों से संस्कृति, तो जिस तरह से खाद्यान्न की संस्कृति, खाद्य संस्कृति भारत के जो आपने जिनको शेफ हम बोलते हैं, इन शेफ के जरिए भारत के कल्चरल एम्बेसडर है, उसी तरह फूड एम्बेसडर भी हम इनको कह सकते हैं। इससे देशों की दूरियां मिटाने और संबंधों को बढ़ाने में कितनी मदद मिलती है? निश्चित रूप में मदद होगी, क्योंकि हम केवल एक पदार्थ नहीं पहुंचाते, उसके साथ पूरा इतिहास पहुंचाते हैं, उसके साथ प्रादेशिक संस्कृति पहुंचाते हैं। इडली वड़ा पहुंचता है तो हमारे साउथ के 4-5 प्रांत पहुंच जाते हैं। रसगुल्ला बोलते हैं तो हमारे 3-4 प्रांतों का परिचय हो जाता है। तो यही हमारी खाद्य संस्कृति की विशेषता है कि उसमें विविधता है मगर एक एकता का सूत्र भी है। ज्योति भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, जिनका मानना है कि जिस तरह से दुनिया की दूरियां सिमटती जा रही है वैसे ही रसोई की दूरियां भी कम होती जा रही है। ऐसे में भारतीय खाद्य के प्रति न केवल वैश्विक जगत का रुझान बढ़ा है बल्कि शेफ के लिए रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं बढ़ने के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक समृद्धता को विस्तारित और प्रचारित करने का महत्वपूर्ण काम भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन विनय के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफ़को किसानों के कल्याण और विकास के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में इफ़को ने 2500 ड्रोन की खरीद पर काम शुरू किया है। इससे देश में 5000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। इसमें 10% लड़कियों को भी अवसर मिलेगा। इस विषय पर इफ़को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर US अवस्थी से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी संस्था इफ़को के प्रबंध निदेशक US अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं इनसे। अभी हाल ही में इनकी विशेष AGM हुई। सर, अभी जो विशेष AGM हुई इफ़को की, उसका क्या मकसद था? अभी 3 और 4 अगस्त को भारत सरकार ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में कुछ संशोधन किए हैं। उन संशोधन को मान्य करने के लिए ये जनरल बॉडी की बैठक हुई थी, क्योंकि उसमें ये प्राविधान हमारे जो MSCS एक्ट है, ये कोई बायला तब तक वैलिड नहीं होता अब तक कि उसको जनरल बॉडी अप्रूव न करे और उसके बाद उसमें जो सेंट्रल रजिस्ट्रार हैं वो उसको फाइनल अपना स्टैंप लगाते हैं। तो इफ़को सबसे बड़ी सहकारी संस्था है, विश्व की भी नंबर 1 सहकारी संस्था है। तो ये सबसे पहले इफ़को ने उन अधिनियमों को जो कि भारत सरकार ने किए हैं उनको अपने बाई लॉज में लिया है और उसके हिसाब से अपने प्राविधानों में संशोधन किया है। इफ़को हर बार कुछ न कुछ नवाचार करता रहता है। नैनो यूरिया, उसके बाद और भी कई नई इनोवेटिव DAP और फास्फोरस पोटास भी भविष्य में हम देखने को मिलेंगे। कौन सा नवाचार हम इफ़को में आपके जरिए देखेंगे? अभी देखिए, हम नैनो DAP ले आए हैं और बहुत जल्दी हम NPK भी लाने वाले हैं नैनो। तो इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि किसानों की लागत कम हो, उनके खर्चा कम हो, उनकी पैदावार में उनकी पैदावार बढ़े और अच्छा अनाज पैदा हो, ताकि हमारे लोगों को अच्छा अनाज, अच्छे फल और अच्छी सब्जियां मिलें, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। इसको ध्यान में रखते हुए नैनो फर्टिलाइजर का विकास किया गया है और हम 2500 हमने एग्रीकल्चर ड्रोन भी खरीदे हैं। उन ड्रोन के माध्यम से हम 5000 किसानों के बच्चों को, जिसमें कि 10% हमने महिलाओं को भी संरक्षण रखा है किसानों के बच्चों को, उनको हम ट्रेनिंग देंगे और उनके द्वारा हम ये ड्रोन जो है से नैनो यूरिया, नैनो DAP का छिड़काव कराएंगे। भारत सरकार के सहकार से समृद्धि के महाअभियान को पूरा करने में इफ़को लगातार काम कर रहा है। भविष्य में 2047 का नए सपनों का भारत हम देखें तो सहकार से समृद्धि के जरिए आप किस तरह का विजन लेके चल रहे हैं? हमारा मानना है कि सहकार से समृद्धि सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट जो है, मैं समझता हूँ ये भारत सरकार का प्रयास है, क्योंकि इसमें छोटे से छोटा व्यक्ति जुड़ा हुआ है और इसीलिए इफ़को लगातार नैनो यूरिया, नैनो DAP या ड्रोन जो भी ला रहे हैं उनमें हम किसान के बच्चों को लेकर के उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको हम चाह रहे हैं वो मुख्य धारा से जुड़ें। तो ये थे सहकारी क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी संस्था इफ़को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर US अवस्थी, जिनका मानना कि भारत सरकार के सहकार से समृद्धि की संकल्पना को पूरा करने में लेके इफ़को लगातार काम कर रहा है, बल्कि देश के किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए उनको प्रेरित कर देश को आत्मनिर्भर बनाने का महत्वपूर्ण संकल्प भी पूरा कर रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन मनमोहन के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली।
और अब बात मंडी भाव की। आइए देखते हैं क्या कुछ रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गुजरात और मध्य प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो धोराजी, दाहोद और मक्सी मंडी में सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं राजुला मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी देखने को मिली। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजुला मंडी में 14 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव रहा 3,995 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके भाव में 55 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,940 रुपए पर आ गया। दाहोद मंडी में बीते शनिवार को सोयाबीन का भाव रहा 4,500 रुपए। सोमवार को इसके भाव 100 रुपए उठकर 4,600 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की मक्सी मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 14 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव था 4,620 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके सौदे 30 रुपए चढ़कर 4,650 रुपए पर हुए। बात सोयाबीन की बुआई की करें तो चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के लिए साल 2023 के जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक सोयाबीन की बुआई 125.59 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2022 के दौरान खरीफ सोयाबीन की खेती 124.77 लाख हेक्टेयर में हुई। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 30.33 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल तिलहन की उपज में 379.63 लाख टन थी। कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। और इसी क्रम में अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इस समय अगेती धान की किस्में और सोयाबीन की फसल तैयार होने की अवस्था में है। ऐसे में यहाँ के किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए उनकी कटाई कर लें और किसी सुरक्षित जगह पर सूखने के लिए रखें। अरुणाचल प्रदेश में ही समय से लगाई गई धान के खेतों में 4 से 6 इंच जल स्तर बनाए रखें। असम के पहाड़ी इलाकों में इस समय अरहर की फसल को कीटों के प्रकोप से बचाएं। इसके अलावा धान में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, किसान इसकी निगरानी करते रहें। वहीं निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में कुट्टू की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। साथ ही किसान आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ मूली और फूलगोभी की रोपाई जारी रखें, जबकि ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके के किसान इस समय अगेती आलू की किस्मों की रोपाई करें। साथ ही यहाँ बैंगन और टमाटर लगाने की तैयारी करें। बराक घाटी इलाके में फूलगोभी की रोपाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ आलू की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में सरसों के अलावा अलसी, रामतिल और मूंगफली की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ रबी दलहनी जैसे मटर, राजमा और मसूर भी लगाने की तैयारी करते रहें। असम के मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही रबी मक्के की बुआई जारी रखें। साथ ही यहाँ गोभी वर्गीय सब्जियों और मूली की रोपाई करते रहें। असम के उत्तरी मैदानी इलाके में सरसों की बुआई और आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार करते रहें। इसके साथ ही यहाँ गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई जारी रखें। वहीं मेघालय के किसान पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की रोपाई करते रहें। साथ ही यहाँ कद्दू, लौकी और करेले की तुड़ाई करते रहें।
राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें। इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है। आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान कहा कि यह पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का ही नतीजा है कि भारत के समुद्री क्षेत्र ने वैश्विक समुद्री नेता बनने की दिशा में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन 2047 तक भारत को विकसित बनाने का है, जिसमें राजस्थान की अहम भूमिका रहेगी। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जुलाई में जस्टिस मृदुल की मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की थी। आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के शारदा मंदिर में नवरात्रि की पूजा हुई। ये मंदिर कुपवाड़ा के टीटवाल में स्थित है। उत्तराखंड के 8 गांवों को 75 साल में पहली बार सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत चीन सीमा पर बसे सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के 8 गांव पहली बार सड़क मार्ग से जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होने के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। बर्फबारी से पुंछ और राजौरी जिले से कश्मीर को जोड़ने वाला मुगल रोड यातायात के लिए बंद हो गया। और किसान समाचारों में इतना ही, फिर आपसे कल मिलेंगे।